हाँ, तो सभी बच्चों को हमारी जीव विज्ञान की कक्षा में सभी बच्चों का स्वागत है। जो बच्चे कक्षा 11th में पढ़ते हैं उनके लिए मेरा वीडियो हिंदी मीडियम से काफ़ी सही है, क्योंकि यहाँ पर NCERT की लाइन को अच्छी तरह से हम समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो देखिए, जितने भी बच्चे क्लास 11th के पढ़ रहे हैं, जो क्लास 11 में पढ़ते हैं, उनका देखिए चैप्टर 2 चल रहा है। देखिए, जितने भी बच्चे क्लास 11th में पढ़ते हैं उनका देखिए चैप्टर 2 है, जिसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। तो देखिए, इस अध्याय की अगर मैं बात करता हूं तो इसकी देखिए मैं अब से पहले 6 कक्षाएं पढ़ा चुका हूं और आज हमारी 7वीं क्लास है। और आज हमारी 7वीं इसकी क्लास चली है, कक्षा चली है, 7वीं चल रही है। तो इससे पहले मैं 6 क्लास को पढ़ा चुका हूं। और जब भी कभी मेरे इस वीडियो को बच्चे देखते हैं तो वो NCERT की बुक्स को अपने पास हिंदी वाली को खोल के रख लिया करें, क्योंकि सब कुछ जहाँ में NCERT का है। आप किताब खोल के रख लेंगे तो आपको थोड़ा बेहतर अच्छा होगा, अच्छा समझ में आएगा। तो आज हम देखते हैं कि आज की जो हमारी कक्षा है, हमें आज की कक्षा के अंदर में पढ़ना क्या है। देखिए, अगर हम आज की कक्षा की बात करते हैं तो आज की कक्षा में देखिए मुझे पढ़ना है आज कवकों में जन्म, रिप्रोडक्शन इन फंजाई। आज हम जो मेरी 7th क्लास है और इस 7th क्लास में आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। आज हम इसमें पढ़ेंगे कवकों में जन्म, रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तो देखिए, सभी बच्चे जो हैं अपने अपने NCERT को थोड़ा देखते रहें और समझते रहें, क्योंकि हम यहाँ समझा रहे हैं तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर देखिए ये समझना है मुझे आज कि जो कवक होते हैं, कवकों में जन्म कौन कौन से मिलते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं कवकों में जनन की, ठीक, अगर हम बात कर रहे हैं कवकों में जनन की, तो देखिए कवकों में भी जनन मुझे 3 प्रकार के देखने के लिए मिलते हैं। मुझे देखिए एक तो मिलता है देखने के लिए कवकों में, देखिए वर्धी जनन, जिसे हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और देखिए हमें दूसरा मिलता है, इसे कहते हैं हम अलैंगिक जनन, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और तीसरा है हमारा लैंगिक जनन, जिसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहां पर देखिए एक से ही काम चल जाता है, एक यूनिपेरेंटल है, ठीक, ये, और ये बाईपेरेंटल है। ये क्या है? बाई पेरेंटल। तो आज हम अपने इस क्लास में ऐसे तीनों प्रकार के रिप्रोडक्शन को हम समझेंगे, जैसा कि हमारी NCERT की बुक्स में बताया गया। तो आज देखिए, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम सबसे पहले देखते हैं वर्धी जनन को देखते हैं। तो सबसे पहले मैं वर्धी जनन को देखता हूं, तो मुझे वर्धी जनन, कवकों में वर्धी जनन, आखिर में जो मेरा वर्धी जनन है, जिसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, ये मुझे किस प्रकार से देखने के लिए मिलता है। अगर हम देखो बात कर रहे हैं, देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, यानी कि वर्धी जनन की, तो वर्धी जनन देखिए हमें देखने के लिए मिलता है। देखिए, एक तो मिलता है हमें मुकुलन प्रकार का, दूसरा मिलता है मुझे द्वि विभाजन, जिसे मैं कहता हूं द्वि विभाजन, ठीक। और तीसरा देखिए हमें देखने के लिए मिलता है खंडन। वैसे तो और भी हैं, लेकिन हमारी किताब में NCERT में मुख्य रूप से उन्होंने इन तीनों का जिक्र किया है, तो हम इन तीनों को ही अपने NCERT के अकॉर्डिंग समझते हैं। तो देखिए बात करते हैं मुकुलन की, जिसे हम कहते हैं बडिंग। अगर मुकुलन की बात करें तो देखिए मुझे ईस्ट में मिल जाएगा, मुझे अस्टिलैगो मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं द्विविभाजन की, जिसे मैं कहता हूँ वाइनिरफिशन। इसे भी देखने के लिए कहते, तो ये भी क्या मेरा ईस्ट गए। ईस्ट में क्या द्विविभाजन तो हो रहा है, बड़े निकल के क्या 2 बन रहे, तो द्विविभाजन। खंडन मतलब फ्रेगमेंटेशन, कि मान लीजिए कोई भी कवक है, कवक के शरीर का खंडयुक्त उसका शरीर है, कोई भी खंड टूट जाता है, तो वो खंड जैसे ही टूटेगा तो धीमे धीमे को उसे सही कंडीशन मिलेगी, तो वो खंड से नया बन जाएगा ऑर्गेनिज्म। तो
यहाँ से देखिए हम इसे देखते हैं, जैसे मुझे म्यूकर में मिला है, राइजोपस में मिला है, एस्परजिलस में मिलता है और मुझे अल्टरनेरिया में देखने के लिए मिलता है। तो हम देखिए अपने इस एनसीईआरटी में देखिए हमें मुकुलन है, 2 विभाजन है और खंडन। हम थोड़ा खंडन को और मुकुलन को धीमे धीमे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम और भी चीज देखते हैं आगे क्या है। उसके अलावा देखिए अपने एनसीईआरटी ने देखो लिखा है क्या, अलैंगिक जनन। अगर हम अलैंगिक जनन की बात करते हैं तो अलैंगिक जनन इसमें देखिए स्पोर्स या कॉनिडिया बनते हैं, जिन्हें मैं कहता हूं बीजाणु अथवा धानी बीजाणु, स्पोरेंजियोफोर्स। ठीक है, धानी बीजाणु, स्पोरेंजियोफोर्स, स्पोरेंजियोफोर्स, धानी बीजाणु। तो अलैंगिक जनन मुझे देखने के लिए स्पोर्स से मिला है, बहुत छोटे छोटे, जिन्हें मैं बीजाणु कहता हूं और धानी बीजाणु कहता हूं। इन धानी बीजाणु से अगर हम देखते हैं तो मुझे देखने के लिए क्या मिला है, मुझे अलैंगिक जनन मिल रहा है। तो अलैंगिक जनन, उसके अलावा देखिए कुछ होते हैं धानी बीजाणु, तो वहां पर भी देखिए मुझे जूस स्पॉट्स भी मिलते हैं, जूस स्पॉट्स भी होते हैं जिनके अंदर मुझे फ्लैजेला मिलेगा देखने के लिए। तो हम थोड़ा यहाँ पर ये देखते हैं कि अलैंगिक जनन की अगर हम बात करते हैं, अलैंगिक जनन की, तो मैं अलैंगिक जनन की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो देखिए अलैंगिक जनन ज्यादातर मेरा एक माइटोसिस डिवीजन के द्वारा होता है, माइटोसिस डिवीजन के द्वारा होता है। अभी हम देखते हैं, जैसे हम सबसे पहले देखते हैं चल बीजाणु को, जूस स्पॉट्स को। तो देखिए ये मुझे देखो जूस स्पॉट्स के द्वारा मिल रहा है मुझे देखने के लिए, मुझे स्पोरेंजियोफोर्स के रूप में देखने के लिए मिल रहा है। उसके अलावा मुझे बीजाणु स्पॉट्स या कॉनिडिया के रूप में देखने के लिए मिला है। तो देखिए अलैंगिक जनन की अगर बात करते हैं हम, अलैंगिक जनन, तो देखिए कवकों में हमें अलैंगिक जनन देखिए जूस स्पॉट्स के द्वारा देखने के लिए मिला है, हमें स्पोरेंजियोस्पोर्स के द्वारा देखने के लिए मिला है। उसके अलावा हमें बीजाणु यानी कि स्पोर्स या कॉनिडिया के द्वारा भी हमें देखने के लिए मिल रहा है। थोड़ा हम और इसे समझते हैं चल बीजाणु को, और यहाँ पर हम थोड़ा इन्हें समझ लेते हैं हल्के हल्के से कि आखिर में जो हमें आखिर में थोड़ा देखिए हम यहाँ पर ये समझने की ये कोशिश करते हैं कि आखिर में चल बीजाणु कौन से होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं जूस स्पॉट्स, और धानी बीजाणु जिन्हें हम कहते हैं स्पोरेंजियोफोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर्स। और आप में देखिए हमें और भी बीजाणु हैं जिन्हें हम कहते हैं कॉनिडिया, कॉनिडिया। तो अब हमें थोड़ा थोड़ा इनके बारे में समझ लेते हैं। ये 3 प्रकार हैं अलैंगिक जनन की, जो 3 प्रकार हैं इन्हें हम थोड़ा थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर हमें बात करता हूँ चल बीजाणु की, तो देखिए ये है मेरे पास चल बीजाणु, यह देखिए यहाँ देखिए फ्लैजेला मिला यहाँ पर, ये मुझे क्या मिला यहाँ पर, फ्लैजेला। हमें यहाँ पर देखने के लिए क्या मिला है, फ्लैजेला। जब फ्लैजेला है तो ये चल रहा है, तो ये ऐसे बीजाणु होते हैं, ऐसे स्पोर्स हैं जिनमें फ्लैजेला मिल रहा है। तो ये फ्लैजेला होने की वजह से क्या चलते हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं चल बीजाणु। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, चल। चल का मतलब होता है मोटाइल, चल का मतलब क्या है, मोटाइल। तो ये देखिए ये इनसे द्वारा क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, इनसे करते हैं ये मूवमेंट, ठीक, इनसे। तो ये ऐसे बीजाणु होते हैं जो कि यहाँ से एक से दूसरी जगह आसानी से चल सकते हैं, इन्हें हम कहते हैं चल बीजाणु। तो चल बीजाणु के इसका दूसरा नाम देखो पिलानो स्पोर्स भी कह देते हैं। हमें चल बीजाणु जूस स्पोर्स है तो हम इसे पिलानो स्पोर्स भी कह देते हैं। पहली बात, गतिशीलता पाई जाती है। देखो इसमें जो फ्लैजेला है तो ये मूवमेंट करेंगे तो गतिशीलता पाई जाती है, क्योंकि फ्लैजेला पाई जाते हैं, ये देखो फ्लैजेला पाई जाते हैं। इनका निर्माण अगर हम देखते हैं तो एंडोजीनियस होता है, अर्थात इनसाइड बॉडी। अगर कोई भी कवक है उस कवक के अंदर में चल बीजाणुओं का निर्माण हो रहा है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं जो भी कोई मेरा कवक है उस कवक की जो बॉडी है उस बॉडी के अंदर इनका फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है। तो इनका फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा बॉडी के अंदर, ऐसे करके, ठीक, ऐसे करके। ये है कोई बॉडी, ये है कोई बॉडी, और मुझे यहाँ पर बॉडी के अंदर देखने के लिए मिल रहा है, इनसाइड। तो जब किसी बीजाणु का निर्माण बॉडी के अंदर होता है
तो मैं उसे कहता हूं एंडोजीनियस। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, एंडोजीनियस, अर्थात इसका निर्माण क्या है, एंडोजीनियस। उसी प्रकार से देखिए हम यहां पर बात करते हैं स्पोरेंजियोफोर्स की। स्पोरेंजियोफोर्स देखिए ये है स्पोरेंजियोफोर्स, ये देखिए बॉडी है यहां पर। अब यहां पर ये देखते हैं ये स्पोरेंजियोफोर्स होते हैं, बट यहां पर फ्लैजेला नहीं है। जब यहां पर फ्लैजेला नहीं है तो ये क्या है, ये भी इधर उधर गति नहीं कर सकते। तो ये क्या है, एप्लानोस्पोर्स अथवा अगतिशील। इनमें गति नहीं मिल रही है, इनमें गतिशीलता नहीं पाई जाती है, क्योंकि फ्लैजेला अनुपस्थित है। यहां पर देखिए मुझे ऐसे मिल रहे हैं, तो यहां पर क्या है, नो फ्लैजेला। फ्लैजेला क्या है, एब्सेंट, नो फ्लैजेला। यहां पर मुझे किसी भी प्रकार का कोई फ्लैजेला देखने के लिए नहीं मिला, तो ये कह सकते हैं ये बीजाणु ऐसा है जो गति नहीं कर सकता। तो यही तो लिखा है, इसमें क्या है, इसमें गतिशीलता नहीं पाई जाती है, अर्थात अनुपस्थित। अब इनका निर्माण भी देखिए बॉडी के अंदर हो रहा है। ये देखिए बॉडी है इसकी, इस बॉडी के अंदर। तो जब बॉडी के अंदर इसका निर्माण हो रहा है तो हम ये भी कह सकते हैं ये क्या है, इनसाइड बॉडी, तो एंडोजीनियस है। तो इसकी कंडीशन में देखते हैं तो मुझे जूस स्पोर्स देखने के लिए मिला क्या, एंडोजीनियस कंडीशन में। मुझे उसके अलावा स्पोरेंजियोफोर्स जिसे मैं धानी बीजाणु कहते हैं, ये भी मुझे एंडोजीनियस कंडीशन में देखने के लिए मिला है। उसके अलावा मैं बात करता हूँ कोनिडिया की। और थोड़ा कोनिडिया को समझ लेते हैं। देखिए ये भी अगतिशील होते हैं, ये भी इस प्रकार के होंगे जो अपने हिसाब तो गति करेंगे नहीं, ठीक, ये अपने आप गति नहीं, ये भी अगतिशील, क्यों, कोई फ्लैजेला नहीं है। यहाँ पर देखिए कोई फ्लैजेला नहीं है, इनमें भी फ्लैजेला एब्सेंट है। देखिए फ्लैजेला नहीं है, ये देखो लिखा है फ्लैजेला एब्सेंट। इनका निर्माण एक्सोजीनियस होता है। अगर मान लीजिए ये कोई है मेरे पास, एक कवक है, इस कवक को गौर से देखता हूं तो देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए, इस प्रकार से का निर्माण हो रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं इसका निर्माण बॉडी से बाहर हो रहा है। देखिए आउटसाइड बॉडी, जब बॉडी से बाहर होता है तो उसे कहते हैं एक्जो। एक्जो का मतलब होता है आउटसाइड और एंडो का मतलब होता है इनसाइड। तो इनका निर्माण आउटसाइड बॉडी हो रहा है। देखिए जैसे मेरे पास ये है एक स्पोर्स जिसे मैं कॉनिडिया बोलता हूँ, एक स्पोर्स ये है, इसके ऊपर देखिए अगला स्पोर्स ये है, अगला स्पोर्स ये है, अगला स्पोर्स ये है, अगला स्पोर्स ये है। तो मैं यहाँ स्पोर्स की देखता हूँ तो देखिए मेरा पास जो स्पोर्स है, तो यहाँ पर स्पोर्स की देखता हूँ तो देखो सबसे पहले मेरा ये स्पोर्स बनना है, उसके बाद देखिए ये स्पोर्स बना, उसके बाद ये स्पोर्स बना, उसके बाद ये स्पोर्स बना, उसके बाद ये स्पोर्स बना, इसके बाद ये। तो ये है सबसे पुराना। जब सबसे पुराना मेच्योर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अलग, डिटैच्ड। डिटैच्ड हम यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं। देखिए मान लीजिए इसको हमें समझना है, तो एक यहाँ पर देखिए लग रहा है, तो यहाँ पर देखिए पहले ये लगा, पहले मेरा यहाँ पर क्या हुआ, एक कॉनिडिया हुआ। अब दूसरा कॉनिडिया बनेगा तो मालूम है क्या होगा। अब मान लीजिए दूसरा कॉनिडिया बना, तो दूसरा कॉनिडिया यहाँ से स्टार्ट होगा ये बनना। तो अगली इसकी अगर हम कंडीशन देखते हैं तो मुझे ऐसा मिलेगा, पहले देखिए यहाँ पर एक कॉनिडिया जो मेरा ये वाला आ गया, अगला वाले कॉनिडिया जो है ना ये वाला, ये ओल्ड, अब ये यहाँ पर आ जाएगा। अब मेरा अगला कॉनिडिया बनेगा तो देखिए मेरे पास ये कंडीशन आ जाएगी, ये है कंडीशन। इस कंडीशन में आने के बाद देखिए यहाँ पर ये है मेरे पास कंडीशन, यहाँ पर मैं कंडीशन में देखता हूँ तो अब मेरे पास, अब देखो तीसरा बन गया कॉनिडिया, ये बन गया तीसरा, और ये कॉनिडिया मेरे पास क्या था, दूसरा, और ये कॉनिडिया मेरे पास क्या था, तीसरा, यानी पहला वाला। तो पहला ये है दूसरा, ये है तीसरा। अब इस पहले वाला जो कॉनिडिया जो मेरा इस प्रकार से कॉनिडिया इस प्रकार से निर्माण होता है, तो इसे मैं कहता हूँ ओल्ड और इसे मैं कहता हूँ न्यू। देखिए ये है ओल्ड, ओल्डेस्ट है, और नीचे वाला जो बना ये है यंगेस्ट। तो ऐसा क्रम जिसमें ओल्ड वाला है वो बन गया, उसके नीचे न्यू, फिर उसके नीचे न्यू, फिर उसके नीचे न्यू, ऐसे करते करते जब ये मेचर हो जाएगा तो ये अलग हो जाएगा, जब ये परपक्व हो जाएगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, अलग, डिटैच्ड हो जाएगा, इससे अलग हो जाएगा। जब ये अलग हो जाएगा तो कहीं इसे सही कंडीशन मिलेगी, सही जगह पहुंच गया तो वहां पर क्या है, ये धीमे धीमे वृद्धि करने लगेगा और नया कवक बनाएगा। तो
ऐसे जो अरेंजमेंट होता है जिसमें ये ऊपर वाला पुराना है और नीचे वाला मेरा नया है, उसे मैं कहता हूं बेसिपेटल। उसे मैं कहता हूं क्या? बेसिपेटल क्रम। तो हमें ज्यादातर देखने के लिए क्वालिटी की बात करें तो हमें देखो बेसिपेटल क्रम देखने के लिए मिल रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए ये न्यू है, ये न्यू है, ये न्यू है, ये न्यू, ये देखो ओल्ड हो गया, ये देखो ओल्ड है, ये ओल्ड है, ये क्या है? ओल्ड है, वो धीमे धीमे डिटैच होने लगते हैं। तो इस प्रकार के देखिए इनकी कंडीशन हमें देखने के लिए मिलती है। अब हम देखते हैं आगे कि हमें एनसीईआरटी ने, अब एनसीईआरटी ने देखिए क्या बताया आगे, एनसीईआरटी ने क्या लिखा है। ये देखिए अब एनसीईआरटी ने सेक्सुअल के बारे में लिखा है। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे मैं कहता हूं लैंगिक जनन, जिसे हम कहते हैं लैंगिक जनन। अब हम लैंगिक जनन की बात करते हो तो लैंगिक जनन तो कैसे हो सकता है? निषिक्तांड ऊस्पोर, ये है देखो ऊस्पोर, अथवा एस्कस बीजाणु, जिसे मैं कहता हूं एस्कोस्पोर्स, ये है एस्कोस्पोर्स, ठीक, अथवा एस्कोस्पोर्स, अथवा या ये भी हो सकता है बेसिडियम बीजाणु, ये है देखो एक बसीडियम, ये है आपका बसीडियम, ये है आपका बसीडियम, ठीक। इसके ऊपर देखिए ये स्पोर्स बन रहे हैं, ये क्या बन रहे हैं? स्पोर्स, बीजाणु, ये क्या बन रहे हैं प्यारे बच्चों? यहाँ पर बीजाणु। अब ये बीजाणु किसके ऊपर बन रहे हैं? बेसिडियम के ऊपर। तो मैं इसलिए क्या कहूंगा इसे? बेसिडियो स्पोर्स। तो मैं इसे कहूंगा बेसिडियो स्पोर्स, बेसिडियो स्पोर्स। हम इसलिए इसे कह देते हैं क्या? बेसिडियो स्पोर्स। ये स्पोर्स है, ये है बेसिडियो, मैंने इतना शब्द ले लिया, तो इन दोनों शब्दों को हम जोड़ दें तो हम कह देते हैं बेसिडियो स्पोर्स। तो मुझे यहाँ पर देखिए लैंगिक जनन देखने के लिए मिल रहा है। तो हम यहाँ पर ये बात कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि लैंगिक जनन को अगर हम देखते हो तो मुझे ऊस्पोर टाइप का मिलता है देखने के लिए, मुझे उसके अलावा एस्कोस्पोर्स टाइप का मिलता है। ये देखो एस्कोस्पोर्स, ये देखो ये बन रहे हैं, ये सब क्या है? एस्कोस्पोर्स, ये देखो बन रहे हैं एस्कोस्पोर्स, ये देखो बने एस्कोस्पोर्स, ये बने एस्कोस, ये है मेरे पास क्या? एक एस्कस। तो एस्कोस्पोर्स का निर्माण एस्कस के अंदर हो रहा है। तो एस्को, ये है एस्कोस्पोर्स, ये है स्पोर्स। इसे कहता तो मैं स्पोर्स हूं। देखिए ये क्या है? स्पोर्स, स्पोर्स। अब स्पोर्स किसके अंदर है? एस्कस के, ठीक। तो इसलिए मैं इसे क्या कहूंगा? एस्को। इसलिए मैं एस्को, एस्को, ये है एस्को, एस्को के अंदर मुझे क्या मिल रहे हैं? स्पोर्स। तो मैं इसलिए इनको कहता हूं एस्को स्पोर्स। एस्कस के अंदर है स्पोर्स, इसीलिए उन स्पोर्स को मैं कहता हूं एस्को स्पोर्स। और जो बेसिडियम पे लगे हुए हैं स्पोर्स, उन्हें मैं कहता हूं बेसिडियो स्पोर्स। इसमें कोई ज्यादा ऐसा बवाल वाला बात नहीं है। ऐसे थोड़ा शब्दों को हमें समझना है, जो एनसीईआरटी लेके उन शब्दों को हम ऐसे आसानी समझ सकते हैं। तो एक एस्कस होता है, उस एस्कस के अंदर में जो स्पोर्स लग रहे हैं उन्हें मैं कहता हूं एस्को स्पोर्स, क्योंकि वो एस्कस के अंदर है। और जो बेसिडियम पे लग रहे हैं उसे मैं कहता हूं बेसिडियो स्पोर्स। अब देखिए हम आगे और थोड़ा बढ़ने की कोशिश करते हैं प्यारे बच्चों। देखिए हम यहाँ पर अब एनसीईआरटी की अगली लाइन को देखता हूं मैं। अब एनसीईआरटी में देखिए अगली लाइन क्या लिखी है। सभी अपनी अपनी एनसीईआरटी को बड़े ध्यान से देखें, हिंदी वाली बहुत कुछ मिलेगा आपको। देखिए विभिन्न बीजाणु, ठीक, वेरियस स्पोर्स, विभिन्न प्रकार के जो स्पोर्स होते हैं, ठीक है, देखो सुस्पष्ट संरचनाओं में, जिसे मैं कहता हूं डेंसिटिक स्ट्रक्चर में उत्पन्न होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं फ्रूटिंग बॉडी। देखिए जो विभिन्न प्रकार के स्पोर्स हो, और वे स्पोर्स कहां पर बन रहे हैं, उनका निर्माण कहां पर? एक विशेष स्पेशल संरचना में। तो वो विशेष एक स्पेशल संरचना क्या है कवकों की? उसे मैं कहता हूं फ्रूटिंग बॉडी, फलनकाय। ये है देखो फलनकाय, ये है फलनकाय, फ्रूटिंग बॉडी। ये है मेरी क्या? फलनकाय। ये देखिए ये है, ये कोई लकड़ी है, उस लकड़ी को देखते हैं या किसी चट्टान में देखो सड़ी गली चीज है, वहां पर देखिए मेरी कवक वृद्धि हो रही है। तो जब कवक धीमे धीमे वृद्धि होती है, तो अगर हम उसमें प्यारे बच्चे जब सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो देखो मुझे ऐसी संरचना देखने को मिलती है। ये क्या है? मेरी फलनकाय। ये है हमारी फलनकाय, फ्रूटिंग बॉडी। ये देखिए फलनकाय,
ये देखिए हम संरचना देखते हैं सूक्ष्मदर्शी तो हमें ऐसी दिखाई देती है, ये देखिए फलनकाय, इसे हम कहते हैं फलनकाय। ठीक, ये है, ये देखो सब फलनकाय। ये कोई लकड़ी है, लकड़ी के ऊपर देखो कवक वृद्धि कर रहे हैं। ठीक, कवक क्या कर रहे हैं? वृद्धि, कवक वृद्धि कर रहे हैं, ऐसे समझ लीजिए आप, कवक वृद्धि कर रहे हैं। ये देखिए कवक वृद्धि कर रहे हैं मेरे, तो उनकी संरचना देखो। अब जितने भी स्पोर्स है वो एक इस बॉडी में इस प्रकार की जो संरचना होती है उसके अंदर बनते हैं। इसे देखिए हमने यहां पर समझा, ये है आपकी क्या कोई एक कवक। ठीक, अब ये है इसकी फलन का बॉडी, उसके अंदर देखने के लिए मुझे प्यारे बच्चों ये मिल रहे हैं स्पोर्स, ये मिल रहे हैं हमें स्पोर्स। ठीक है, ये हमें स्पोर्स मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं हमें स्पोर्स, ये मिल रहे हैं हमें स्पोर्स। तो हमें यहाँ पर देखो वही देखो एनसीईआरटी ने लिखा है, देखो विभिन्न बीजाणु विभिन्न प्रकार के स्पोर्स एक सुस्पष्ट संरचना में, ये देखो सुस्पष्ट संरचना है, ये है सुस्पष्ट संरचना। मैं स्पोर्स को बाहर निकाल के देखता हूं तो प्यारे बच्चों मुझे ये दिख रहा है, ये है आपका क्या? स्पोर्स, अर्थात बीजाणु स्पोर्स। ये देखो ऐसा स्पोर्स होता है, देखो सुस्पष्ट संरचनाओं में उत्पन्न होते हैं। ये है सुस्पष्ट संरचना, ये है सुस्पष्ट संरचना, ये है सुस्पष्ट संरचना, ये है सुस्पष्ट संरचना, जिन्हें हम फलनकाय कहते हैं, फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। एनसीईआरटी की जो देखो लाइन है उससे देखिए हमने यहाँ पर बड़े ढंग से समझ लिया है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एनसीईआरटी के अगले स्टेप को समझते हैं कि आखिर में अगले स्टेप में अब एनसीईआरटी ने क्या कहा है। अगले स्टेप में देखिए प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी ने देखिए अब लैंगिक चक्र की और लैंगिक जनन की बात की है। देखिए लैंगिक जनन, जब बात लैंगिक की आ जाती है तो यहां पर मुझे दो मिलेंगे, दो यानी कि बाई पेरेंटल, दो होंगे। बिना दो के लैंगिक चीज संभव होती नहीं है, सेक्सुअल। इसमें निम्नलिखित 3 स्टेप मिलेंगे। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि अगर हम बात कवकों की कर रहे हैं, लैंगिक जनन करें, तो मुझे पहले वहां पर 3 स्टेप्स देखने के लिए मिलते हैं। तो हमें कवकों में 3 स्टेप देखने, तो पहला स्टेप देखते हैं क्या है। पहला स्टेप जो एनसीईआरटी ने लिखा है उस पहले स्टेप को पहले हम समझते हैं। पहला स्टेप क्या है, ये है देखिए प्यारे बच्चों पहला स्टेप। पहला स्टेप में देखो क्या लिखा है एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी ने लिखा है 2, ये देखो लिखा 2, ये देखो लिखा है 2, यहां देखिए गौर से 2, एक चल तथा एक अचल। ठीक, दोनों चल भी हो सकते हैं, दोनों अचल भी, कभी कभी दोनों, एक कोई चल है तो एक अचल है। ये देखो एनसीईआरटी ने लिखा एक चल तथा एक अचल। चल वो होता है जो चल सकता है जिसके पास फ्लैजला है, अचल वो है जो चल नहीं सकता, फ्लैजला नहीं। तो एक चल और एक अचल युग्मक गैमीट के प्रोटोप्लाज्म का संलयन होना, इस क्रिया को प्लाज्मोगेमी कहते हैं। पहले हमें यहां पर समझता है। देखिए एक तो मेरे पास चल बीजाणु है, ये पर ये है मेरे पास क्या? चल बीजाणु, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं ये क्या है मेरे पास? युग्मक, जिसे मैं क्या कहता हूं प्यारे बच्चों? गैमीट। एक है मेरे पास ये, ठीक, ये है मेरे पास ये, और ये है इसका क्या? केंद्रक। ये और इसके अंदर क्या भरा हुआ है? प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म इसके अंदर भरा हुआ है, प्रोटोप्लाज्म भरा है इसके अंदर। तो ये क्या है? अगुणित है, एक है अगुणित है और ये भी अगुणित है। अब इसमें इसका देखिए ये है केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस, ठीक, इसका न्यूक्लियस है और इसके अंदर जो भरा हुआ जो द्रव है, ठीक, ये इसे मैं कहता हूं प्रोटोप्लाज्म। ठीक, ये है क्या मेरा? प्रोटोप्लाज्म। देखो ये तो लिखा है प्रोटोप्लाज्म का संलयन। तो ये प्रोटोप्लाज्म और ये प्रोटोप्लाज्म पहले ये मिलेंगे दोनों, तो ये गैमीट और ये गैमीट दोनों मेरे पास पास आ गए। ये देखो पास पास आ गए। जब दोनों गैमीट मेरे पास पास आ गए, ये अगुणित है और प्यारे बच्चों ये भी अगुणित, तो देखो लगा कम कांटेक्ट, पहले दोनों पास पास आते हैं। तो पहले पास पास आए, अब पास पास आने के बाद क्या हुआ? यहां पर क्या हुआ? ये
अलग हट गया, अर्थात इसका ये प्रोटोप्लाज्म, इसका प्रोटोप्लाज्म और इसका प्रोटोप्लाज्म क्या, ये देखो क्या संलयन, संलयन का मतलब होता है जुड़ना, ये जुड़ रहे हैं। तो देखिए अब यहां से अगली कंडीशन मेरी आ गई। देखिए इसका केंद्रक ये है, देखिए ये केंद्रक है, ये देखिए ये केंद्रक लाल लाल है, देखिए लाल लाल, इसका केंद्रक काला काला है, देखो काला काला है। तो एक केंद्रक देखिए मेरे पास ये है और एक केंद्रक मेरे पास ये है। तो प्यारे बच्चों यहां पर क्या जुड़ा, केवल प्रोटोप्लाज्म ही तो जुड़ा, केंद्रक नहीं जुड़े प्यारे बच्चों, केवल यहां पर प्रोटोप्लाज्म जुड़ा है। हमें इसी बात को ध्यान रखना है कि पहला स्टेप जो मेरा कवकों का हो रहा है, उस पहले स्टेप के अंदर हम ये कह सकते हैं कि मेरा कवकों में सबसे पहले केवल प्रोटोप्लाज्म जुड़ता है, यहां पर केवल प्रोटोप्लाज्म। अब एक ये देखिए कोशिका बन गई है, इसके अंदर में प्रोटोप्लाज्म जुड़ गए पर केंद्रक नहीं जुड़े हैं, तो दो केंद्रक हैं, तो दो को कहता हूं मैं डाई, ठीक। और डाई का मतलब होता है दो, डाई का मतलब होता है दो, कैरियन का मतलब होता है केंद्रक यानी न्यूक्लियस। तो इस अवस्था को मैं कहता हूं डाई कैरियन फेज। आप ये समझिए, बिल्कुल बेसिक ही बच्चे की तरह समझिए, यहां पर ऐसी अवस्था आ गई है, ऐसी अवस्था को मैं कहता हूं कि एक कोशिका है, उस कोशिका के अंदर केवल प्रोटोप्लाज्म दो के मिल चुके हैं लेकिन केंद्रक नहीं मिले हैं, तो उसके अंदर दो केंद्रक है, ये देखिए दो केंद्रक है। तो दो केंद्रक वाली चीज को कहता हूं मैं डाई कैरियन फेज। देखिए एक ये है, एक ये है, ये डाई कैरियन फेज। इसे देखिए समझ लिए, ये मैंने थोड़ा मेंशन कर दिया, आप समझिए। देखिए इस क्रिया में दोनों गैमीट के न्यूक्लियस पास पास आते हैं, ये देखो पास पास आते हैं, परंतु दोनों न्यूक्लियस आपस में मिलते नहीं हैं। देखिए मैंने लाइन मेंशन कर दी है प्यारे बच्चों। तो यही देखो एनसीईआरटी ने बोला है, और जैसा एनसीईआरटी ने बोला है उस प्रकार की मैंने आपको समझाने की पूरी संभव कोशिश की है। आप आसानी से बेसिक बच्चा जो हिंदी मीडियम का पढ़ता है, जिसने कभी पढ़ा नहीं है, वो भी अगर जरा सा भी दिमाग लगाए तो सबकी समझ में अक्सर ये चीज आ जाएगी। अब हम दूसरे स्टेप की अब और बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अब हम थोड़ा दूसरे स्टेप को समझते हैं। दूसरा स्टेप मेरा क्या है, यहां तक तो मुझे पता है कि मेरा पहला स्टेप मैंने फॉलो कर लिया। पहला स्टेप मेरा यह था कि मेरे पास कोशिका है, कोशिका में देखिए एक केंद्रक ये है, एक केंद्रक, तो ये डाई कैरियन फेज है, इतना हम समझ गए। अब इससे हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ने के लिए मैं दूसरे स्टेप को फॉलो करता हूं जो कि एनसीईआरटी ने लिखा है। अब एनसीईआरटी में देखिए क्या लिखा है, इसमें तो क्या लिखा है एनसीईआरटी ने, दो केंद्रकों का संलयन होना जिसे केंद्रक संलयन कहते हैं। अब जो दो केंद्रक मेरे बने थे प्यारे बच्चों, जो पास पास हैं, मिले नहीं हैं, अब दूसरे स्टेप में वो दोनों मिलेंगे आपस में, यही देखो लिखा है एनसीईआरटी ने, दो केंद्रकों का संलयन। संलयन का मतलब होता है जुड़ना, जुड़ना अर्थात फ्यूजन, जिसे मैं क्या कहता हूं केंद्रक संलयन यानी कि कैरियोगेमी। पहले था मेरा प्लाज्मोगेमी, अब दूसरी कंडीशन में मेरा क्या है, प्लाज्मोगेमी में दो कोशिकाओं के दो स्पोर्स के, अब दो स्पोर्स के केवल प्रोटोप्लाज्म मिले, अब दूसरी कंडीशन में अब उनके केंद्रक मिल रहे हैं, उसे मैं कहता हूं कैरियोग्राम। यहीं पर बात समझिए प्यारे बच्चों। तो ये है देखिए केंद्रक, एक मेरे पास केंद्रक ये है जिसे मैं न्यूक्लियस कहता हूं, एक केंद्रक ये है प्यारे बच्चों। ये पूरी मेरी पेज क्या है, डाई कैरियन फेज। अब मैं कैरियोगेमी होगी इसमें, जिसे मैं न्यूक्लियर फ्यूजन भी कहता हूं। तो अब क्या हुआ, दोनों पास पास आ गए। तो देखिए एक ये है, एक ये आकर के आपस में मिल गए हैं, आपस में आकर के मिल गए। तो जब देखिए अब ये कोशिका है, इसमें बात करता हूं, इस सेल के अंदर बात, यहां पर दोनों न्यूक्लियस आपस में मिल गए, तो मैं इसे कहता हूं जाइगोट, अर्थात दोनों मिल गए। ये देखिए दो एन आपस में मिल गए, पहले n+n था, अब दोनों एक हो गए अर्थात डिप्लॉयड हो गए। तो इस अवस्था को मैं कहता हूं डिप्लॉयड, यानी कि द्विगुणित, दोनों जो थे अगुणित अब वो मिल गए, ठीक, अगुणित मिलकर के द्विगुणित हो गए, एक का दो हो गए, ठीक है, दोनों मिलकर के द्विगुणित हो गए, दोनों मिल गए आपस में। देखिए इस क्रिया में
डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण होता है। ये देखो लिख लिया हमने, आसानी से समझ सकते हैं, बहुत ही सिंपल समझने का वे है। इससे जरा सा भी दिमाग लगाएंगे हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो अक्सर गांवों से बिलोंग करते हैं और जो वैसे विद्यालयों में पढ़ते हैं वहाँ अच्छी तरह से उन्हें सुविधा नहीं मिल पा रही है और वो पढ़ नहीं पाते, वो आसानी से समझ सकते हैं। बहुत ही सिंपल भाषा का हमने यूज किया है। अब हम अगले स्टेप को देखते हैं जिसे मैं थर्ड स्टेप कहता हूँ। इसे देखिए प्यारे बच्चों, देखिए थर्ड स्टेप को थोड़ा हम यहाँ पर अब समझते हैं। थर्ड स्टेप क्या कह रहा है, ये है कवकों का तृतीय स्टेप। अब तृतीय स्टेप देखिए, ये मेरा दूसरा स्टेप था, ये मेरा क्या था, स्टेप दूसरा। अब यहां पर देखते हैं दूसरे स्टेप से ये मेरा बना तीसरा स्टेप बन गया। ये देखो तैयार हो गया। अब तीसरा स्टेप मेरा कैसे बना, तो जो जाइगोट मेरा बना था, ये है मेरे पास जाइगोट, ठीक, ये है जाइगोट जिसे मैं कहता हूं युग्मनज, ये था। तो देखिए युग्मनज में मियोसिस के कारण अगुणित बीजाणु यानी कि हैप्लॉइड स्पोर्स बनना। अब यहां पर क्या होगा, इसमें बच्चे होगा मियोसिस। अब यहां पर मियोसिस हो रही है, इसके अंदर मियोसिस, तो जिस मियोसिस होने की वजह से क्या होगा, यहां पर देखिए क्या लिखा है, यहां पर क्या है, अगुणित बीजाणु बनते हैं। ये एनसीईआरटी में शब्द लिखे हैं, सब एनसीईआरटी चल रहा है प्यारे बच्चों, कुछ नहीं है हिंदी में। इंग्लिश वाले लेक्चर में थोड़ा एनसीईआरटी से बाहर ले लेता हूं, लेकिन हिंदी में सब कुछ पूरा एनसीईआरटी है। अगुणित बीजाणु, ये देखो ये अगुणित बन गई, ये देखिए बन गए अगुणित बन गए। अब ये अगुणित बन गए, ये देखिए 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बन गई, अर्थात ये क्या है, मियोस्पोर्स, मियोसिस से बनी है। ये देखो लिखा है मियोसिस, मियोसिस से बनने वाले जो स्पोर्स होते हैं मैं उन्हीं को कहता हूं मियोस्पोर्स। भाई मियोसिस से बन नहीं तो मैं उन्हें कह देता हूं प्यारे बच्चों मियोस्पोर्स। अब देखिए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं यहाँ से। एनसीईआरटी जो थी कहा था हमने, उसके मतलब को समझा एनसीईआरटी वालों को। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए ये स्पोर्स जो वाली ये स्पोर्स है नहीं, ये देखो बन के आगे, ये देखो क्या लिखा है, ये स्पोर्स जर्मिनेट होकर अर्थात अंकुरित होकर के कवक का निर्माण करते हैं। अब ये धीमे धीमे प्यारे बच्चों अंकुरित हो जाएंगे, अंकुर फूट जाएंगे, अर्थात ये धीमे धीमे अब जर्मिनेट होने लगेंगे और किसी कवक का निर्माण करते हैं। अब इससे कोई न कोई कवक प्यारे बच्चों बनेगा। अब देखिए आगे देखते हैं, लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में संयोज्य संगम, कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि मुझे यहाँ पर एक संयोज्य संगम भी देखने मिलता है, जिसे मैं कहता हूँ कंपैटिबल मैटिंग। कंपैटिबल मैटिंग के दौरान 2 हैप्लॉइड कवक तंतु पास पास आते हैं और संलयित हो जाते हैं। देखिए ये है मेरे पास एक कवक का तंतु, तंतु का मतलब एक धागा, ठीक, तंतु का मतलब होता है देखिए धागा, धागा का मतलब हाइफा, एक ये है हाइफा, इधर देखिए आप, एक ये है मेरे पास हाइफा, ठीक, ये है हाइफा, ये एक हाइफा, और दूसरा मेरे पास देखिए ये है हाइफा, और दूसरा है देखिए हमारे पास ये हाइफा, ठीक, ये। अब ये दोनों पास पास में आ जाएंगे, तो देखिए पास पास में आ गए तो एक का न्यूक्लियस तो ये है, ठीक, एक का न्यूक्लियस देखिए प्यारे बच्चों ये है, और दूसरा न्यूक्लियस देखिए ये है, ये बन गई। तो ऐसी पास पास कंडीशन आ जाती है। हम इसे यहाँ नहीं समझ में आया तो देखो हम ऐसे समझ लेते हैं। देखिए मान लीजिए ये है कोई मेरे पास एक कवक तंतु, ठीक, ये है मेरे पास एक कवक तंतु, और ये है मेरे पास दूसरा कवक तंतु, ठीक। अब ये दोनों पास पास आ जाएंगे तो क्या होगा, तो देखते हैं क्या होगा, देखते हैं आगे, देखिए, ठीक। देखिए ये है, ठीक है।
तो मैं यहाँ पर ऐसे करके देखते जाते हैं, तो मुझे देखिए ये वाले मिल रहे हैं। अब यहाँ पर ये वाला न्यूक्लियस मिल गया, और इस वाले की देखिए बात करते हैं, ये देखिए न्यूक्लियस है, ये देखिए ये मिल गई। तो ये देखो, ये तो देखे डबल डबल मिले। तो इस प्रकार के देखो, यही देखो एनसीईआरटी देखो क्या लिखा है। एनसीईआरटी लिखा है लैंगिक जनन में संयोज्य संगम एक कंपैटिबल मैटिंग के दौरान, ये देखो कंपैटिबल मैटिंग हो रहा है, कंपैटिबल मैटिंग के दौरान दो, ये देखो लिखा है दो हैप्लॉइड कवक तंतु, ये भी हैप्लॉइड कवक तंतु है, ये क्या है हैप्लॉइड यानी कि अगुणित कवक तंतु, ये क्या है अगुणित कवक तंतु यानी कि एक केंद्रक वाला, ठीक है। और ये भी है देखिए अगुणित कवक तंतु, और ये आपका अगुणित कवक तंतु यानी कि हाइफा। एक ये जैसे ये कवक तंतु पास पास आते हैं, ये दोनों क्या है पास पास आते हैं, ये देखो पास पास आए, पास पास और संलयित होकर के और आपस में फ्यूज होकर के जुड़ करके और आपस में संलयित हो जाते हैं, ये देखो संलयित हो जाते हैं। जो एनसीईआरटी ने लिखा है वो देखिए यहाँ पर है, और वो आपस में संलयित हो जाते हैं। अब देखिए थोड़ा हम और आगे चढ़ने की कोशिश करते हैं प्यारे बच्चों। देखिए जबकि कुछ फंजाई में दो हैप्लॉइड सेल्स में संलयन के तुरंत बाद एक डिप्लॉइड सेल्स बन जाती है, लेकिन कुछ कवक यानी फंजाई मुझे ऐसे भी मिलते हैं, मुझे वो सारे जो स्टेप हैं वो एकदम मुझे बारी बारी से फॉलो नहीं कर रहे, और अगली चीज सीधी डायरेक्ट बन जाती है। यहाँ पर देखिए ये दोनों पास आ गए, मुझे एकदम न तो प्लाज्मोगेमी मिल रही है न कुछ मिल रहा है। ये भी देखिए मेरे पास क्या है, एक हैप्लॉइड है, एक हैप्लॉइड क्या है सेल, और एक ये है, ये भी क्या है मेरी एक हैप्लॉइड सेल। तो ये भी क्या है मेरी हैप्लॉइड सेल यानी कि अगुणित, आप ऐसे समझ लो हिंदी में, ये क्या है अगुणित कोशिका, ठीक कवकों में एक ये अगुणित कोशिका और एक, दोनों पास पास आ गए तो डायरेक्ट ही क्या सीधा डायरेक्ट डिप्लॉइड बन गया। ये डायरेक्ट ही मेरा क्या बन गया डिप्लॉइड, अर्थात युग्मनज बन गया, अर्थात क्या बन गया मेरा युग्मनज। कोई ऐसे भी फंजाई हो तो उसमें देखिए डायरेक्ट ही ये चीज बन जाती है एकदम। तो वही देखो एनसीईआरटी ने लिखा है, उसे देखिए हमने यहाँ पर अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एनसीईआरटी की लाइन को देखते हैं। देखिए अब एनसीईआरटी ने देखिए क्या कहा है, यद्यपि अन्य फंजाई, कुछ ऐसे फंजाई भी है जैसे एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में एक मध्यवर्ती द्विकेंद्रीय अवस्था जिसे मैं कहता हूं इंटरवेंटिंग डाइकैरियोटिक स्टेज ये है, अर्थात एक कोशिका में दो केंद्रक बनते हैं। कभी कभी ऐसी होती है स्थिति कि कुछ और फंजाई जैसे एस्कोमाइसिटीज की बात करते हैं या हम बेसिडियोमाइसिटीज की बात करते हैं, तो कुछ फंजाई इस वर्ग के जैसे एस्कोमाइसिटीज वर्ग के बात करते हैं, और बेसिडियोमाइसिटीज के वर्ग के जो कुछ फंजाई कवक होते हैं तो उन कवकों में एक मध्यवर्ती द्विकेंद्रकीय अवस्था होती है। तो ऐसी अवस्था जिसमें मतलब क्या है, जिसमें एक कोशिका है और उस कोशिका में दो केंद्रक हैं, तो मैं उसे कहता हूं डाइकैरियन फेज। डाइकैरियन फेज बनती है, डायरेक्टिव डाइकैरियन फेज बनती है। ऐसी परिस्थिति को केंद्रक युग्म डाइकैरियन कहते हैं, तथा इस अवस्था को फंगस की द्विकेंद्रक अवस्था डाइकैरियन फेज कहते हैं। हमें वही बताया था कि मान लीजिए कोई ये है, ठीक ये है, और दूसरा मेरे पास ये है। अब हम आगे जाएंगे तो हमें इस प्रकार की देखो संरचना देखने के लिए मिलती है। देखिए यहाँ पर मुझे दो मिल रहे हैं न्यूक्लियस, यहाँ दो मिल रहे हैं मुझे, यहाँ दो, तो ये क्या है मेरी डाइकैरियन फेज। इसी को तो मैं कहता हूँ डाइकैरियन फेज। ये हमने अभी देखो समझा थोड़ी देर पहले, तो इसे मैं कहता हूँ डाइको। ये तो देखो लगा है एक कोशिका में दो केंद्रक होते हैं। मान लीजिए ये कोई है एक कोशिका, उस एक कोशिका में दो केंद्रक, आराम से आगे बनी एक कोशिका है, मुझे दो केंद्रक मिल गए, ठीक दो केंद्रक बनते हैं, ठीक है, उसे दो केंद्र की ऐसी को मैं डाइकैरियन फेज कहता हूं। अभी हमने थोड़ा पढ़ाई तो है वही। अब देखिए आगे बाद में पैतृक केंद्रक यानी कि पेरेंटल न्यूक्लियाई
संलयन हो जाते हैं और सेल डिप्लॉयड हो जाती है। पहले देखिए ऐसे बनता है, फिर देखो इसमें देखो क्या कह रहा है, बाद में पैतृक केंद्रक। पैतृक केंद्रक का मतलब है वो केंद्रक जो मेरे पहले से चले आ रहे हैं, जैसे ये वाले पहले यहाँ पर हैप्लॉइड थे, अब यहाँ पर इन्हें पहले वहां से चले गए, उनमें तो पैतृक, अब यहाँ पर आ गए, तो बाद में ये क्या हो गए, ये ऐसे करके मिक्स हो जाएंगे, ठीक, जो आपस में संलयन फ्यूज हो जाते हैं और सेल क्या हो जाती है मेरी डिप्लॉयड। अब ये सेल कैसे होगी मेरी डिप्लॉयड होगी, अब ये सेल मेरी डिप्लॉयड होगी, तो डिप्लॉयड सेल होगी तो हम ये कह सकते हैं प्यारे बच्चों अब ये क्या हो गया युग्मनज जाइगोट। ये तो अभी हमने समझाई है, बिल्कुल पिछली स्लाइड में हमने को समझाया, बिल्कुल वही है, एनसीईआरटी का वही कंसेप्ट है, पूरा एनसीईआरटी ने उसी हिसाब से किया है, एक दो लाइन है बिल्कुल वैसे वही सटीक है जो हम पिछले अभी समझ चुके हैं। उसके अलावा देखिए हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए अगर मैं बात कुछ फंजाई की कर रहा हूँ, कवकों की बात करता हूँ, तो कवक की बात करता हूँ, जैसे मैं बात करता हूँ फलनकाय की, देखो ये फलनकाय फ्रूटिंग बॉडी, ठीक, ये है देखिए ये है मेरी क्या फ्रूटिंग बॉडी, ये है मेरी क्या फलनकाय। फलनकाय अर्थात फ्रूटिंग बॉडी, ये क्या है मेरी फ्रूटिंग बॉडी, ठीक। फलनकाय बनती है जिसमें न्यूनीकरण विभाजन रिडक्शन डिवीजन होता है, जिसके कारण हैप्लॉइड स्पोर्स बने। तो जब मेरा पहली स्लाइड में बताया ना अभी कि एक कोशिका में दो केंद्रक आ गए, अब वो दो केंद्रक क्या हुआ आपस में आ गए, वो दो केंद्रक मिल गए, तो दो केंद्रक मिल गए तो वो मेरा क्या बन गया युग्मनज, यानी कि जाइगोट बन गया। अब वो जाइगोट धीमे धीमे वृद्धि करेगा तो मेरा फलन क्या बनेगा फ्रूटिंग बॉडी। अभी हम पिछली स्लाइड में सब कुछ समझ सके अच्छी तरह से, आप फिर दोबारा से रिवीजन करके देख सकते हैं। अब ये फ्रूटिंग बॉडी मिली है तो इसी के अंदर मेरा क्या बनना है ये स्पोर्स, तो इसी के अंदर मेरा ये क्या बनना है स्पोर्स, फ्रूटिंग बॉडी के अंदर मेरे क्या बनने हैं, तो जिसके कारण हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं, ये सब हैप्लॉइड स्पोर्स बन गए। अभी पिछली स्लाइड में सब कुछ बताया है। ये देखिए कवक जाल जिसे कहते हैं माइसीलियम की आकार की और मॉर्फोलॉजी, बीजाणु बनने स्पोर फॉर्मेशन तथा फलनकाय बनने की विधि जगत को विभिन्न वर्गों में विभाजित करने के आधार पर विवाद करने का आधार बनते हैं। देखिए अगर कोई देखिए इसमें कह रहा है देखो माइसीलियम की आकार की, अगर मैं माइसीलियम की आकार की उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को पढ़ता हूँ, उसके बाहर की संरचना देखता हूँ कि किसी कवक की संरचना इस प्रकार की है, किसी कवक की संरचना इस प्रकार, सब कवकों की संरचना थोड़ी थोड़ी अलग अलग प्रकार की होती है, तो बीजाणु बनने तथा फलनकाय बनने की विधि जगत को विभिन्न वर्गों में विभक्त कर सकते हैं। तो मैं ये देख सकता हूँ कि कुछ कवक ऐसे हैं उसमें फ्रूटिंग बॉडी किसी और प्रकार से बनी है, कुछ और प्रकार की कंडीशन है, उसकी स्ट्रक्चर कुछ और है, उसके बनने की थोड़ा प्रोसेस है, तो उसे मैं अलग विभिन्न वर्ग में डाल दूंगा, उस वर्ग में डाल दूंगा, उस वर्ग का फिर मैं अध्ययन करूंगा। यही हमें वर्गीकरण में समझाया जाता है। कुछ ऐसे होते हैं कि उनकी अलग है, तो हर कवकों को हमने उसके आधार पर, उसकी शरीर संरचना के आधार पर, उसकी मॉर्फोलॉजी के आधार पर, उसके गुणों के आधार पर, उसमें किस प्रकार की कंडीशन बन रही है, किस प्रकार की कंडीशन से स्पोर्ट्स बने, उसके आधार पर हम उसे अलग वर्ग में डाल सकते हैं। किसी को एस्कोमाइसिटी डाल देंगे, किसी को बेसिडियोमाइसिटी डाल देंगे, किसी को जाइगो, इस प्रकार हम उसे अलग अलग वर्गों में उन्हें हम डाल सकते हैं। तो उसके आधार पर यही देखो एनसीईआरटी ने कहा है, इस प्रकार से हम उसे अलग अलग डाल देते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों को हम यहाँ पर थोड़ा बहुत समझते हैं। तो अब हम इस चीज़ की आगे को हम समझने की पूरी कोशिश करते हैं। आज की हमारी कक्षा का देखिए यहीं पर समापन होता है। अगली कक्षा को हम देखिए फिर पढ़ेंगे, अगली कक्षा को हम देखिए फिर पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। आज की हमारी कक्षा का यहीं पर समापन होता है। स्टेप हम छोटे रखते हैं, उन स्टेप को अच्छी तरह से समझते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।